हेलो स्टूडेंट्स। एनसीईआरटी गणित कक्षा नौवीं में आप सभी का स्वागत है। और आज हम करेंगे प्रश्नावली 13.3 का प्रश्न क्रमांक 4। तो चलिए सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं ताकि हमें पता चले कि इसमें हमें क्या दिया गया है और क्या ज्ञात करना है। इसमें दिया है कि शंकु के आकार का एक तंबू है जिसकी ऊंचाई 10 मीटर है और उसके आधार की त्रिज्या है 24 मीटर। तो ज्ञात करना है, ये दो चीज़ें हमें ज्ञात करना है। पहला हमें ज्ञात करना है तंबू की तिर्यक ऊंचाई और दूसरा तंबू में लगे कैनवास की लागत। और कैनवास को हम कपड़ा समझ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जो तंबू होता है वो कपड़े से ही मिलकर बनता है। और तंबू क्यों बनाया जाता है? असल में ये एक प्रकार का घर ही होता है। जब हम पिकनिक के लिए कहीं जाते हैं जंगलों में या एडवेंचर के लिए जाते हैं तो वहाँ पे घर तो होते नहीं हैं, तो कपड़े को खींच के कुछ इस तरीके से बना लेते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे यहाँ पे अगर ये ज़मीन है तो यहाँ पे ऐसे कपड़े को खींच के बना लिया जाता है। ये एक प्रकार का टेम्परेरी घर होता है जो कपड़े से बना होता है, इसको कैनवास बोलते हैं। तो ये जो है एक शंकु जैसा ही होता है बिल्कुल। तो इसलिए शंकु के आकार का एक तंबू, तो तंबू और तंबू आपने कहाँ देखे होंगे? जैसे आपके आसपास यदि मेले वगैरह लगते होंगे तो वहाँ में, जैसे मान लीजिए 4 दिन का मेला है, तो वहाँ के जो दुकानदार होते हैं वो बार बार मेले में कहीं दूर दूर से भी कोई लोग आए होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि वहीं पे अपना एक घर बना लेते हैं, ऐसे तंबू खींच के वहीं पे रहते हैं, वहीं पे उनका खाना पीना होता है। और जब मेले का जो टाइम होता है तो वो अपनी दुकान बाहर लगा लेते हैं। तो ये तंबू आपने देखे होंगे। तो वो तंबू जो होते हैं वो शंकु के ही आकार के होते हैं। तो उसमें जो कपड़ा लगा रहता है उसे हम कैनवास यहाँ पे समझेंगे, ठीक है। तो लगे कैनवास की लागत जो है, यदि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत 70 रुपये है तो हमें ज्ञात करना है। तो देखिए इसको समझना काफ़ी आसान है। इसको हम मान लेते हैं कि ये एक तंबू है जो लगाया गया है। अब तंबू जो है बिल्कुल शंकु के आकार का है। तो अब यहाँ पे देखिए, ये 10 मीटर ऊंचा है। तो अगर आप यहाँ पे देखिए तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो ऊंचाई है वो कितनी दी गई है बताइए? 10 मीटर। ये हमने यहाँ पे लिख लिया कि ये 10 मीटर है। इसके बाद आधार की त्रिज्या, ये आधार है शंकु का और तंबू का भी बोल सकते हैं। तो जो इसकी त्रिज्या हमें दी गई है ये है 24 मीटर। तो त्रिज्या ही है, व्यास नहीं है, केवल क्या है? त्रिज्या है। तो यहाँ सेंटर से लेके परिधि तक की दूरी ये जो है ये 24 मीटर। तो सभी चीज़ें हमें मीटर में ही दी गई हैं, तो इसमें चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब चीज़ें मीटर में है। इसके बाद तंबू की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करना है। तो शंकु यदि हम इसे मान के चलें तो ये है तिरछी लाइन, और ये जो तिरछी लाइन आपको दिख रही है यही कहलाती है तिर्यक ऊंचाई, इसे हम एल से प्रदर्शित करते हैं। और ये जो सीधी लाइन होती है ये कहलाती है ऊंचाई केवल, ये कहलाती है तिर्यक ऊंचाई और ये कहलाती है केवल ऊंचाई। तो ऊंचाई जो है उसे हम एच से प्रदर्शित करते हैं और ये कहलाती है त्रिज्या आर। और यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि परिधि के एक पॉइंट से परिधि के दूसरे पॉइंट तक की जो दूरी होती है उसे हम कहते हैं व्यास, ठीक है। तो सभी चीज़ें आपको अच्छे से यहाँ पे समझ लेना। तो अब हमें एल ज्ञात करना है। तो एल, एच और आर यदि हमें दिया गया है तो हम एल बड़े ही आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि एल एच में रिलेशन होता है। तो आप चाहें तो तंबू बना सकते हैं, चित्र बना सकते हैं, चित्र के साथ करेंगे तो और अच्छे अंक मिलेंगे आपको। और इसके साथ साथ यदि हम बात करें तो शंकु के जो है जो दिया गया है वो हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे। तो चलिए लिख लेते हैं सबसे पहले जो दिया गया है। तो अगर हम क्वेश्चन में देखें तो हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि तंबू की ऊंचाई 10 मीटर ऊंचा है, तो आपको लिख लेना है तंबू की ऊंचाई। तो चलिए हम लिखते हैं तंबू की ऊंचाई। और तंबू की ऊंचाई जो कि शंकु की ऊंचाई होगी तो हम इसे एच से प्रदर्शित करेंगे, क्योंकि तंबू शंकु जैसा ही है। तो एच बराबर आपको कितना दिया गया है? 10 मीटर। तो बहुत ही अच्छे से करना है। तो देखिए शंकु की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 10 मीटर। अगर हम बात करें आधार की त्रिज्या, तो अगर हम क्वेश्चन देखें तो ये देखिए, मैं आपको क्वेश्चन ही दिखा देता हूँ। आधार की त्रिज्या कितनी है? 24 मीटर। तो ये भी लिखेंगे कि तथा तंबू के आधार की त्रिज्या, या डायरेक्ट लिख सकते हैं
देखिए आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या ऐसे लिख लेना आप। तो आधार की त्रिज्या r बराबर कितनी होगी, क्वेश्चन में देखिए कितनी दी गई है, 24 मीटर, यही दी गई है ना, तो इसको लिख लेना। इसके बाद हमें जो है तंबू की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो एच आर है, तो फर्स्ट नंबर पे डालेंगे, क्योंकि अगर हम क्वेश्चन में देखें तो ये देखिए क्वेश्चन ये है, फर्स्ट नंबर में हमें क्या ज्ञात करना है, तंबू की तिर्यक ऊंचाई, तो हमने फर्स्ट नंबर डाल लिया। और अब हम लिखेंगे तंबू की तिर्यक ऊंचाई के लिए, तंबू की तिर्यक ऊंचाई के लिए तो तंबू की जो तिर्यक ऊंचाई होगी और उसका फॉर्मूला L होता है, तो L बराबर क्या होता है, L बराबर होगा अंडर रूट h वर्ग धन r वर्ग। अब ये कैसे आता है मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। जैसे ये चित्र आप देख पा रहे हैं, तो इसमें ये एक त्रिभुज है A B और C, ए बी सी आप त्रिभुज देख रहे हैं, और यहाँ पे बना है समकोण, ए बी सी एक त्रिभुज है ना, यहाँ पे बना है समकोण, तो ये हो जाएगा कर्ण, और ये दोनों हो जाएंगे लंब और आधार H और R, ठीक है। तो कर्ण का वर्ग बराबर यानी कि L का वर्ग बराबर लंब का वर्ग यानी H का वर्ग धन आधार का वर्ग यानी कि R का वर्ग। अब वर्ग हटेगा तो वर्गमूल आ जाएगा, तो L बराबर क्या आएगा, अंडर रूट H वर्ग प्लस R वर्ग, आएगा कि नहीं आएगा। और इसलिए मैंने डायरेक्ट L बराबर अंडर रूट H वर्ग प्लस R वर्ग, तो रिलेशन ही याद कर सकते हैं, या तो ये वाला रिलेशन आप याद करिए या फिर ये वाला, दोनों ही एक ही है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, तो L बराबर अंडर रूट ज्यों का त्यों लगा दिया, ये देखिए, फिर H का मान कितना है 10, तो H की जगह पर कितना रख देना 10, फिर वर्ग लगा है तो यहाँ पे भी क्या लगा देना वर्ग, फिर ये प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पे भी प्लस का चिन्ह, फिर क्या लिखा है R, R का मान कितना है 24, तो यहाँ पे R की जगह पर कितना रख दो 24, लेकिन R पर वर्ग था इसलिए R के मान पर भी वर्ग कोष्टक लगा के आपको लिखते जाना है। इसके बाद L के नीचे L लिखेंगे बराबर अंडर रूट, ये देखो 10 का वर्ग कितना होगा, 10 का वर्ग होता है 100, तो आपने यहाँ पे लिख लिया 100, फिर प्लस अब 24 का वर्ग, यदि आप पे नहीं आता है 24 का वर्ग तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, 24 पर वर्ग है ना, तो आप 24 गुणित 24 कर सकते हो, करोगे कि नहीं। इसके बाद आप क्या करोगे, 4 का करोगे इन दोनों में, तो 4 चौके 16, 16 की 6 हासिल आ जाएगी 1, 4 दूनी 8 और 1 हासिल की जोड़ोगे तो कितना आएगा 9। फिर इस 2 का भी इन दोनों में करोगे तो 2 चौके 8 और 2 दूनी 4, ठीक है। अब आप इन सबको जोड़ लोगे तो 6 ज्यों का त्यों, 8 दूनी 16 और 1 17, 17 की 7 हासिल आ जाएगी 1, 4 और 1 5, कितना आया 576 आया, आया कि नहीं। तो आप यहाँ पे लिख लोगे 24 का वर्ग कितना होता है 576, और अंडर रूट यदि कम पड़ रही है तो उसको आगे बढ़ा देना, क्योंकि अंडर रूट सभी पर होना चाहिए। अब यदि हम ध्यान से देखें तो L बराबर होगा 576 और 100 कितने हो जाएंगे 676, तो यहाँ पे आप लिखोगे 676, 676 आ गया। अब देखिए ये किसका वर्गमूल होगा, तो इसके लिए आपको थोड़ा दिमाग लगाना होगा। देखिए 24 के बाद क्या आता है, 24 का वर्गमूल कितना होता है, 24 का वर्गमूल होता है 576, 25 का कितना होता है 625, सबको पता है 625 होता है ना, तो 24 का वर्गमूल 576 अभी निकाला। 25 का कितना होता है 25 गुणित 25, या 25 का वर्ग कितना होता है 625, ये तो हमने 8वीं कक्षा में पढ़ा हुआ है 625। अब तो 26 का कितना होगा, देखो
625 से ज़्यादा ही है ना, 676 है, 625, इसका मतलब है कि 25 से ज़्यादा ही होगा। तो फिर अंदाज लग जाएगा। तो जब 24 का नहीं, 25 का नहीं, तो किसका होगा? 26 का। तो 26 गुणित जब हम 26 करते हैं तो 676 आता है। कैसे? देखिए, 6 छम 36, 36 की 6 हासिल आ जाएगी 3, और 6 दूनी 12, 13 14 15, 156 आया। फिर 2 का कर लो, 2 छम 12, 12 की 2 हासिल आ जाएगी 1, 2 दूनी 4 और 1 5। तो देखो अब 6, 5 और 2 कितने हो गए? 7, 5 और 1 कितने हो गए? 676। तो आज से हम याद रखेंगे कि 26 जो है, 26 किसका वर्ग है? 676। मतलब 676 का वर्गमूल कितना होता है? 26। तो यहाँ पे आप लिखोगे, जो 676 को क्या लिखोगे? 26। तो त्रियक ऊंचाई आपको कितनी मिली? 26 मीटर में ही मिलेगी। मीटर में ही क्यों मिलेगी? मीटर में ही क्यों मिलेगी? क्योंकि हमें बाकी के मान भी किस में दिए गए थे? मीटर में दिए गए थे। तो हम ये मान भी किस में लिखेंगे? मीटर में लिखेंगे। तो हमें त्रियक ऊंचाई तो ज्ञात हो चुकी। अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में त्रियक ऊंचाई तो हमें पता चल गई है, लेकिन तंबू में लगे कैनवास की लागत हमें निकालना है। तो कैनवास कहाँ कहाँ लगा होगा? तो देखिए, तंबू में कपड़ा कहाँ कहाँ लगा होगा? तो तंबू में कपड़ा इस पृष्ठ पर भी लगा होगा, नीचे तो नहीं लगा होगा ना, नीचे तो आधार है। तो तंबू बनाने के लिए कपड़ा कहाँ कहाँ लगा है? इस वक्र पृष्ठ पर। ये देखिए, ये क्या कहलाता है? ये तंबू है मान लीजिए। तो इस वाले पृष्ठ पर, ये जो आपको पृष्ठ दिख रहा है ना, ये वाला पृष्ठ, यहाँ पे नहीं लगा होगा कपड़ा, केवल ये पृष्ठ पर लगा होगा। और ये वाला पृष्ठ क्या कहलाता है? वक्र पृष्ठ। क्या कहलाता है? वक्र पृष्ठ। तो हम लिखेंगे कि सेकंड नंबर डालेंगे सबसे पहले, ये हमने सेकंड नंबर डाला, और यहाँ पे लिखेंगे कि यहीं से उठा लेना, तंबू में लगे कैनवास की लागत पूछी है तो पहले आपको क्या ज्ञात करना पड़ेगा? कैनवास का क्षेत्रफल। तो लागत बाद में पता चलेगी। तो आप लिखना तंबू में लगे कैनवास का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे आप हेडिंग डालोगे, तंबू में लगे कैनवास का क्षेत्रफल। तो ये कितना होता है? ये शंकु के वक्र पृष्ठ के बराबर होता है। और शंकु के वक्र पृष्ठ का सूत्र आपको याद ही होगा, पाई आर एल, यही होता है ना, पाई आर एल। चलिए, अब पाई का मान कितना रखना है? 22/7। तो आप यहाँ पे रख दीजिए 22/7। फिर आर का मान कितना है? आर का मान ऊपर देख के लिख सकते हैं। आर देखिए 24 थी ना, ये देखिए आर कितनी है? 24। तो आप यहाँ पे आ जाओ और आर की जगह पर कितना लिख दो? 24। फिर एल का मान कितना है? एल का मान हमने अभी निकाला है 26 मीटर। तो यहाँ पे आपको लिख देना है 26। बस अब आपको इन सब का गुणा करना है। तो देखिए, 7 से ना तो 24 कैंसिल हो रहे हैं, ना 26 कैंसिल हो रहे हैं, ना 22 कैंसिल हो रहे हैं। तो अब हमें क्या करना होगा? इन तीनों का पहले गुणा करना होगा। तो सबसे पहले किसका करेंगे? 24 गुणित 22। तो चलिए गुणा कर लेते हैं। तो 22 गुणित 24 सबसे पहले कर लेते हैं, पहले इन दोनों का, फिर जो आंसर आएगा उसका इसमें करेंगे। तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। अब 2 का करेंगे, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, प्लस लगा लीजिए। 8 ज्यों का त्यों, 8 4 12, 12 की 2 हासिल आ जाएगी 1, 4 और 1 5। कितना आया? 528। तो अब हम 528 में कितने का कर लेते हैं? 26 का और कर लेते हैं। तो देखिए, 6 8 48, 48 की 8 हासिल आ जाएगी 4, और 6 दूनी 12, 12 और 4 कितने हुए? 16, 16 की 6 हासिल आ जाएगी 1, 6 पंचे 30 और 1 31। ठीक है, अब 2 का कर लेंगे। तो 2 अट्ठे 16, 16 की 6 हासिल आ जाएगी 1, और 2 दूनी 4 और 1 5, और 2 पंचे 10। अब ऐड करेंगे तो 8 ज्यों का त्यों, 6 और 6 12, 12 की 2 हासिल आ जाएगी 1, 5 और 1 6 और 1 7, और 3 ज्यों का त्यों और 1 ज्यों का। तो कितना आया? 13 72 8। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 13 72 8, और बटे कितना लिखेंगे? 7, क्योंकि अभी 7 से भाग भी देना है। चलिए, अब हम 7 से भाग यहाँ पे दे लेते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे 13 72 8, और भाग का चिन्ह बनाएंगे। ऊपर वाली संख्या भाग के चिन्ह के बीच में लिखी जाती है और नीचे वाली साइड में। तो 7 एकम 7। अब 13 में से 7 घटाना है। तो 13 में से 7 घटाएंगे तो 6 बचेगा, क्योंकि 6 7 13 होते हैं।
अब देखिए ये जो 7 है इसको हम यहाँ पे रख लेंगे, क्योंकि अब क्यों हमें 7 लिखना पड़ रहा है, क्योंकि ये जो 6 है ये छोटी संख्या है, तो 7 को हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो 7 नाम 63 होता है और 7 धाम 70 होता है, तो 67 से ज़्यादा हो जाएगा, तो 7 नाम 63। अब देखिए 7 में से 3 चले जाएंगे तो कितना बचेगा, 4, और 6 में से 6 जाएंगे तो क्रॉस हो जाएगा। अब ये जो है यहाँ पे 2 है, इसको हम लिखेंगे तो 7 कितना होता है, 42, तो 42 हो जाएगा। ये कैंसिल हो गया, 42 42। अब ये 8 जो है इसको हम यहाँ पे लिखेंगे, तो 7 से बड़ी है 8, तो एक बार चला जाएगा, 7 एकम 7। अब कितना बचेगा, 1 बचेगा। 8 में से 7 जाएंगे तो कितना बचेगा, 1। तो यहाँ पे दशमलव और यहाँ पे क्या होगा, 0, फिर 7 एकम 7। तो दशमलव के बाद एक अंक भी मिला तो भी ठीक है। अब 10 में से 7 चले जाएंगे तो कितना बचेगा, 3, फिर ये 0 फ्री रहता है दशमलव के बाद, तो 7 चौके 28, यानी कि यहाँ पे दशमलव के बाद 1 आया था, फिर 4 आ गए, तो 1961.14। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 1961.14, और ये जो है 1961.14, ये आपका जो है क्षेत्रफल आएगा कैनवास मीटर स्क्वायर में। लेकिन 1 मीटर स्क्वायर की तो 70 रुपये लगते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो देखिए इसमें लिखा है साफ साफ कि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत कितनी है, 70 रुपये। तो इतने की कितनी होगी, 70 का इसमें गुणा कर देंगे, तो लिखेंगे कि चूंकि यहाँ लगेगा चूंकि का चिन्ह, ये देखिए ये चूंकि का चिन्ह लगेगा, चूंकि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत, 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत कितनी है, 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत होती है 70 रुपये। कितनी होती है, 70 रुपये। तो इतने की कितनी होगी, तो दोनों पक्षों में इतने का गुणा कर देंगे, तब 1 मीटर 1 में गुणा होगा इसका, तो कितना आ जाएगा, 1961.14 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत। तो क्या होगा इसमें, अब इसमें भी हम उतने का ही इसमें गुणा किया है, 1 मीटर में इतना, ये आ गया। इसमें भी करेंगे तो 1961.14 गुणित 70। कहने का मतलब है कि 1 मीटर कैनवास की लागत इतने रुपए है, तो इतने मीटर स्क्वायर की कितनी होगी, तो 70 में इतने का गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे भी करेंगे तभी तो आएगा ना उतने मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत। तो बस इसको कुछ नहीं करना है, बस इसको गुणा कर देना है। तो देखिए 0 है तो 0 हमने पहले रख दिया, अब 7 का अकेला सब में गुणा कर देंगे। 7 चौके 28, 28 की 8, हासिल आ जाएगी 2, 7 एकम 7, और 2 कितने हो जाएंगे, 9, 7 एकम 7, और 7 छः 42, 42 की 2, हासिल कितनी आ जाएगी, 4, 7 नाम कितने होंगे, 63, 63 और 4 कितने होंगे, 67, 67 की 7, हासिल आ जाएगी 6, 7 एकम 7, 7 छः कितने होंगे, 7 छः कितने होते, 13। तो यहाँ पे हमने 13, 2 अंक बाद दशमलव, तो ये देखिए यहाँ पे दशमलव। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर हम इसको देखें ध्यान से, तो 1,00,000, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 1,37,000, ठीक है, 279 रुपये लगेंगे .80। तो ये जो है इतने रुपए लगेंगे, तो इसे हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि लगभग 279 और 80 हैं, तो 100 पैसे हो जाएंगे तो 80 बन जाएंगे। तो लगभग हम बोल सकते हैं कि 1,37,280, 79 का एक अंक बढ़ा देंगे, कितना हो जाएगा, 80 रुपये लगेंगे। ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है, तो एक ही बात है। तो ये इसका सॉल्यूशन होगा। तो अब आप इसकी प्रैक्टिस अच्छे से ही कर लेना ताकि एग्ज़ाम में ये भूलो ना, और इसका जो कॉन्सेप्ट है वो भी आपको पता होना चाहिए कि HR के मान दे के L का मान ज्ञात करोगे, फिर पाई RL का फॉर्मूला लगाओगे तो क्षेत्रफल मिलेगा, उसमें 70 का गुणा कर दोगे, इतना सरल है। तो देखिए चलिए अब इसको एक बार से अच्छे से नोट कर लीजिए, शुरू से मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ से ठीक है, तो प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से। थैंक यू।